दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के ऊपर। याद रखिए वीडियो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग ढंग से बनाया गया, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि अंत में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी दिए जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं कि आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है वो आपको समझ में आ जाए। ये बहुत ही यूनिक वीडियो है, आपको यूट्यूब में इस प्रकार का वीडियो इतनी डिटेल में गहराई में नहीं मिलेगा, गारंटी है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, पसंद आता तो लाइक और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों सबसे पहले तो बता देता हूँ कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है क्या। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर के जैसा ही रहता है। इसके भी दो साइड रहते हैं, प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड, जैसे हर ट्रांसफार्मर में रहता है। हालांकि ट्रांसफार्मर कैसे रहता है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो यहाँ पे आई का आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे फ़र्क ये रहता है कि नॉर्मल जो हमारे ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताए थे, जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें वोल्टेज में प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में डिफरेंस रहता है। लेकिन आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं रहता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों तरफ सेम वोल्टेज रहता है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों तरफ। ये सब सही सुन रहे, दोनों तरफ सेम वोल्टेज। इसके अंदर इसका जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर शॉक से बचने के लिए होता है। इलेक्ट्रिकल शॉक से हमारे जैसे लोगों को बचने के लिए बहुत ही अच्छी मदद रूप साबित होता है ये हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक आइसोलेशन। गैल्वेनिक आइसोलेशन क्या है इसके बारे में हम लोग अगले वीडियोज़ में बातचीत करेंगे। ये वीडियो अगर 50,000 व्यूज़ मिल जाते तो उसके बाद मैं गैल्वेनिक आइसोलेशन पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। साथ ही साथ ये जो ट्रांसफार्मर का जो मेन काम है वो नॉइज़ को रिडक्शन करना, फिर सर्किट में आने वाले ज़्यादातर स्पार्किंग्स वाले जो सप्लाईज है उसको कंट्रोल करना। दूसरी बात कि इसके अंदर दो अलग अलग सर्किट को साथ में चलाने का भी काम कर सकता है, या एक सर्किट के अंदर दो अलग अलग सर्किट विभाजन करने का भी काम करता है। यानी दो अलग अलग सर्किट को आप अलग अलग तरीके से पावर सप्लाई देने का भी आप इसके ज़रिए काम करवा सकते हैं। खास बात है इसके अंदर ये डीसी को आगे नहीं बढ़ने देता है और एसी जो है वही सप्लाई को आगे बढ़ने देगा। इसको हम लोग 1:1 ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इसके दोनों बाजू में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों तरफ सेम वाइंडिंग्स रहती है। जो नंबर ऑफ टर्न्स रहता है हमारा जो कॉपर वायर रहता है उसके अंदर वो सेम रहता है। इसके लिए इसका इस्तेमाल कई सारे लैब इक्विपमेंट्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जो बड़े बड़े मशीन्स लगे उसको पहले या कंप्यूटर्स के पहले भी आप आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर सकते हैं। खास करके हमारे जैसे जो मैकेनिकल लोग हैं जो रिपेयरिंग का काम करते हैं या सिखाते हैं, उनको शॉक से बचने के लिए या उनके जो महंगे इक्विपमेंट्स रहते हैं उसको बचाने के लिए करंट से, शॉर्ट सर्किट से हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। कैसे किया जाए, उसके लिए एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए, ये सब हम लोग वीडियो के अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो अलग से बनाया था टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के ऊपर, जिसमें मैंने अलग अलग ट्रांसफार्मर को पहले डिस्कस किया था। अगर आपको वो नहीं देखा तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि देख लीजिए। यहाँ पे जो आई का आइकॉन है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए आई के आइकॉन के ऊपर, जहाँ से उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर है। उसके बाद ये वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग रहता है, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें प्राइमरी वाइल और सेकेंडरी वाइंडिंग में सेम नंबर ऑफ टर्न्स रहता है। इसके लिए इसको 1:1 ट्रांसफार्मर बोलते हैं। एक साइड में प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर आपका जो एसी पावर सप्लाई दिया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर आपका लोड जो है कनेक्ट किया जाता है। अभी आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे भी 230 वोल्ट है, यहाँ पे भी 230 वोल्ट ही आ रहा है, तो मैं लोड यहाँ पे क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, ये किस प्रकार से काम करता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर पहले हमें देखना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर के अंदर का जो लॉजिक है वो इस प्रकार से है कि अंदर एक मैग्नेटिक कोर रहता है, बॉबिन रहता है और यहाँ पे वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग जो है वो नंबर ऑफ सेम टर्न्स रहता है। तो ये तो हो गया अंदर कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है उसको और थोड़ा गहराई में समझना है तो हमें सबसे पहला समझना पड़ेगा हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, यानी कि पावर हमारे घर तक कैसे आता है, तो आपको और बेहतर तरीके से इसको समझने में मदद रूप साबित होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये हमारा पावर जनरेशन है, यानी कि जहाँ पे पावर बनता है, पावर हाउस जिसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे पावर बनने के बाद एक बड़े स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए, ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए हमारे सब स्टेशन तक, हमारे जो शहर के आजू बाजू में सब स्टेशन रहता है वहाँ तक सप्लाई को लाया जाता है।
लगभग 11,000 वोल्ट यहाँ पे आता है, जिसको 440 वोल्ट में ये ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है, स्टेप डाउन करता है और हमारे एरिया के ट्रांसफार्मर तक लाया जाता है। हमारे एरिया में जो ट्रांसफार्मर आता है वो 440 वोल्ट को 230 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे घर तक ये पावर लाया जाता है। इसको बहुत ही अगर डिटेल में समझना है तो ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो है, यहाँ पे आई के आइकॉन पे क्लिक करने पर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे घर पे आने के बाद हमारा जो ट्रांसफार्मर, जो हमारे एरिया का ट्रांसफार्मर से हमारे घर के मीटर के पास आता है, इस मीटर में से वो रीडिंग होता है और वहाँ से आउटपुट बाहर निकल के हमारे घरों के अंदर उसको लाया जाता है मेन स्विच के ज़रिए। ये हमारे घर तक आ गया सप्लाई। हमारे घर के जो सॉकेट्स रहते हैं, वॉल सॉकेट्स रहते हैं, उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 होल्स रहते हैं। एक रहता है अर्थिंग, एक रहता है फेज और एक रहता है न्यूट्रल। अर्थिंग जो है हमारे शॉक से प्रोटेक्शन करने के लिए लगता है, यानी अगर मान लो कि कोई एक डिवाइस है, वॉशिंग मशीन है, कुकर है, जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, तो उसमें 3 वायर लगाए जाते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, यानी कि फेज, न्यूट्रल और अर्थ। अर्थ का जो इस्तेमाल किया जाता है कि मान लो कि ये अभी काम कर रहा है, तो अर्थ जो है अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी हुई तो उसका जो क्या बोल सकते हैं, उसका एक्स्ट्रा करंट जो होता है, मतलब ये इक्विपमेंट में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसके अंदर से जो पावर है हमें ना लगे, वो अर्थ के ज़रिए बाहर निकल जाए। नॉर्मली अर्थ और हमारा ये ट्रांसफार्मर का एरिया रहता है, ट्रांसफार्मर साइड का जो हिस्सा रहता है, वहाँ पे एक ग्राउंड लगाया जाता है और हमारे घर से अर्थ किया जाता है। ये दोनों हमारे ज़मीन के साथ में अटैच किया रहता है। एक तरीके से दोनों एक साथ में जुड़े हुए रहते हैं, एक अलग तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, ताकि हमारे घर का जो ये अर्थिंग जिसको बोल सके वो एक ज़मीन के साथ में है। और ये हमारा ट्रांसफार्मर है जहाँ से हम लोग ने एक ग्राउंडिंग किया हुआ है, इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं, इसको अर्थिंग बोलते हैं। ये क्यों लगाया जाता है? ताकि हमारा जो आने वाला सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से काम करे और हमारे इक्विपमेंट में अगर कोई भी गड़बड़ हो गई तो अर्थिंग के ज़रिए बाहर आ जाए। अगर मान लो अर्थिंग नहीं है तो क्या होगा कि अगर हमारे इक्विपमेंट में कोई गड़बड़ है और अर्थिंग नहीं लगा हुआ है तो आपको शॉक लगने की पूरी संभावना रहती है। यही चीज़ अगर मैं और अलग तरीके से बोलूँ तो इसको शॉक से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मान लो कि अर्थिंग छोड़ दो, अर्थिंग नहीं है, मैंने इक्विपमेंट के अंदर कोई गड़बड़ी हो गई है, अर्थिंग भी प्रॉपर है, अगर मैंने लाइव वायर को टच कर लिया तो भी मुझे शॉक लगता है। इससे बचने का क्या तरीका है? तो इसको बचने का जो तरीका रहता है, ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लाइव वायर में आपने हाथ लगाया और आपका एक पैर अगर ज़मीन के साथ में अटैच है तो भी आपको शॉक लग जाता है। इससे बचने का तरीका क्या है? तो इसका बचने का तरीका ये है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। बेसिकली जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हमारी सेफ्टी के लिए रहता है, ताकि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। तो इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों नहीं लगेगा उसको हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली होता यूँ है कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के पहले अगर मैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर नहीं लगाता तो हमारे पास 3 लाइन थी, एक रहती फेस, एक रहता है न्यूट्रल और एक रहता है ग्राउंड। करेक्ट, ये 3 लाइन थी। यहाँ पे मैंने समझो एक हाथ में फेज लिया था, एक हाथ में ग्राउंड पे क्लिक करे था तो भी मुझे करंट लग रहा था। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर करेगा क्या कि जो हॉट लाइन है और न्यूट्रल लाइन को आइसोलेट करके एक दूसरी सर्किट बनाएगा, एक दूसरा 2 लाइन्स यहाँ पे बाहर निकालेगा। ये अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे हॉट और न्यूट्रल है, जबकि यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 लिखा है। इसमें ऐसा रहता है कि इसमें फेज और न्यूट्रल जैसा सिस्टम नहीं रहता है, क्योंकि ये फ्लिप होता रहता है। फ्लिप होने का मतलब होता है कि ये जो है एक बार ये फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल इस तरह से घूमता रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फेज या न्यूट्रल ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता है, दोनों ही लाइव वायर बोला जा सकता है। ठीक है, दोनों ही लाइव वायर बोला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो तो हमारा जो अर्थ है वो यहाँ पे लगा हुआ था, हमारा समझो हॉट लाइन यानी कि फेज यहाँ पे लगा हुआ है, न्यूट्रल यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन आइसोलेशन के ट्रांसफार्मर के दूसरी ओर जहाँ पे सेकेंडरी साइड है वहाँ पे दोनों के दोनों हम लोग फेज वायर आप गिन सकते हो, या लाइन 1 लाइन 2 के नाम से आप उसको पहचान सकते हो। अभी लाइन 1 लाइन 2 का फ़ायदा क्या है और हमें शॉक क्यों नहीं लगता? डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। तो होता यूँ है कि जैसे ही लाइव वायर से सप्लाई अंदर भेजते हैं, ये सप्लाई का एक पूरा चेन बना हुआ रहता है यहाँ पे। करेक्ट, ये एक टोटली सर्किट है, जबकि उसके दूसरे और सर्किट नहीं है। देखो आप देख सकते हैं कि 2 ही वायर है, सर्किट कहीं पे भी कंप्लीट नहीं हो रही है। इसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश कर दे तो यहाँ पे मैंने 20 बैटरी ली है 12 वोल्ट की। ये देखिए आप देख सकते हैं कि 20 बैटरी है 12 वोल्ट की 150 AH की। ये 1 2 3 ऐसे टोटल 20 बैटरी ली हुई है। अगर 12 वोल्ट को सीरीज़ में लगा देता हूँ तो मुझे मिलता है 240 वोल्ट।
240 वोल्ट का समझो 2 वायर्स हमारे पास आ गए, एक यहाँ से मैंने पॉजिटिव लिया और आखिरी बैटरी से मैंने नेगेटिव लिया है। अगर मैं कोई भी एक वायर में हाथ लगाऊँ, समझो पॉजिटिव लगाए, तो क्या मुझे शॉक लगेगा? नहीं लगेगा। नेगेटिव हाथ लगाए तो भी मुझे शॉक लगेगा क्या? बीच में समझो इन्वर्टर लगा दिया तो भी आपको शॉक लगेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपकी सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड अलग है आपके लिए, तो यहाँ पे सर्किट के कंप्लीट होने के लिए यही प्लस और यही माइनस का इस्तेमाल करना है। लेकिन आप कोई भी एक वायर लगा रहे हैं तो आपको क्या सर्किट कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यही कारण है कि आपको करंट नहीं लग रहा है। तो अभी इसका और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कैसे उसको आपस में एक दूसरे को जोड़ेंगे वो भी समझ लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप 2 ट्रांसफार्मर को लीजिए, 12 वोल्ट 3 एम्पियर के 2 ट्रांसफार्मर ले लीजिए, आपको बाज़ार से आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इस ट्रांसफार्मर के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो एक तरफ आप 230 वोल्ट उसको दे सकते हैं और दूसरी तरफ आपको AC वोल्ट 12 वोल्ट आपको मिलेगा। इस तरह से ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। सेम टू सेम मैंने दूसरा ट्रांसफार्मर लिया हुआ है। इन दोनों ट्रांसफार्मर को बैक टू बैक एक दूसरे के साथ में जोड़ देंगे, यानी कि ये वाला हिस्सा आपका 230 वोल्ट वाला है, ये वाला भी हिस्सा 230 वोल्ट वाला है और 12 वोल्ट जो है इसके आउटपुट से वो दोनों को आपस में जोड़ दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो एक बाजू यहाँ पे जहाँ पे आप इसको AC पावर सप्लाई देने वाला हो, यहाँ पे आपको 230 वोल्ट आप देंगे, इसका आउटपुट 12 वोल्ट बाहर निकलेगा। तो ये आउटपुट जो है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे बैक टू बैक लगाने पर ये स्टेप अप हो जाएगा। स्टेप अप के कारण यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट जाएगा और आउटपुट में हमें 230 वोल्ट मिलेगा। इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप मल्टीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। मल्टीमीटर ले लीजिए, आप देखेंगे इनपुट के ऊपर आपको 230 वोल्ट दिखाई देगा। जैसे ही आप एक वायर को ग्राउंड पे लगाएंगे और दूसरे वायर को वहाँ पे कनेक्ट करके रखोगे तो भी आपको 230 वोल्ट ही नज़र आएगा, क्योंकि मैंने एक वायर ग्राउंड पे लगाया है और एक साइड का वायर ही मैंने खाली कनेक्ट करके रखा है, तो भी आपको कितना मिलेगा? 230 वोल्ट। वही सेम वायर अगर आप उल्टा कर दो, यानी ब्लैक वायर मैंने ग्राउंड पे लगा दिया और रेड वायर यहाँ पे लगा, तो भी आपको 230 वोल्ट ही नज़र आएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने इस बाजू आपने हाथ लगा दिया और आप ज़मीन पे खड़े हो तो 100% आपको शॉक लगेगा। लेकिन हमारा तो कंसर्न ये साइड नहीं है, हमारा तो ये साइड हमको चेक करना है, तो इस तरफ भी आते हैं। लेकिन बीच की बात करें तो बीच में आपको 12 वोल्ट नज़र आएंगे और दूसरी बाजू की बात करें तो आपको दोनों वायर पे अगर वोल्टेज चेक करोगे तो 230 वोल्ट मिलेगा। याद रखिए दोनों वायर पे मैं बोल रहा हूँ, यानी ये दोनों वायर अगर आपके हाथ में ले लोगे तो आपको ज़रूर शॉक लगेगा। लेकिन कोई भी एक वायर, जैसे कि यहाँ पे आपको पहले क्या नज़र आया था, कोई भी एक वायर अगर आपने लगाया है और दूसरा हिस्सा ग्राउंड पे है तो आपको 230 वोल्ट यानी 100% शॉक लगेगा। लेकिन इस तरफ क्या होता है कि आप कोई भी एक वायर को लीजिए और दूसरा वायर ग्राउंड पे लगा दीजिए तो देखिए आपको वोल्टेज जो है 0.12 यानी कि लगभग 12 वोल्ट के आसपास मिलेगा, यानी आपको शॉक नहीं लगेगा। आप समझो ज़मीन पे खड़े हो और अपने एक वायर खाली छुआ हुआ तो आपको सप्लाई में करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों जो सर्किट है आपस में एक दूसरे से अलग हो चुकी है। इसी तरह से दूसरे वायर आप देखोगे यहाँ पे दूसरी साइड तो आपको ज़रूर शॉक लगता था, जबकि यहाँ पे आपको शॉक नहीं लगता है। तो यही कारण है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसी तरीके से आप आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का काम समझ सकते हो। दोस्तों छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, आप ज़रूर करके देखिएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स ही करके देखिए। नए बंदे जो हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई आइडिया नहीं है वो प्लीज़ मत करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है और ये AC सप्लाई आने वाला है तो शॉक लगने की संभावना आपको बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये ज़रूर ट्राई करके देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का वर्किंग। और ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कोई भी इक्विपमेंट को बचाने के लिए या आपको शॉक से बचाने के लिए। ज़्यादातर जो रिपेयरिंग वाले लोग हैं वो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं खुद को बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल शॉक से।